गुड इवनिंग बच्चों। हमारे गाउस के अनुप्रयोग चल रहे हैं, जिसमें से पहला अनुप्रयोग हो गया। पहला कौन सा अनुप्रयोग है? अनंत रेखीय आवेशित तार के कारण विद्युत क्षेत्र। अब जो हम नेक्स्ट अनुप्रयोग पढ़ने जा रहे हैं वो कौन सा है? अपरिमित समरूप आवेशित परत के कारण विद्युत क्षेत्र। और मैंने आपको दो एप्लीकेशंस बताए हैं परत पर आधारित। पहला कौन सा है? अचालक परत के कारण। दूसरा कौन सा है? चालक परत के कारण। तो जिसमें सबसे पहले हम अचालक परत वाला पढ़ लेते हैं, फिर चालक परत वाला पढ़ लेंगे। तो हमारा टॉपिक क्या है आज का? एप्लीकेशंस कौन सा है? दूसरा। अरे कौन सा अनुप्रयोग है? दूसरा ही तो है। कौन सा है? अपरिमित समरूप आवेशित परत कैसी लोगे? चालक या अचालक? अचालक ले लेते हैं। तो अचालक परत के कारण विद्युत क्षेत्र। तो अपरिमित समरूप आवेशित अचालक परत के कारण विद्युत क्षेत्र। अब देखो, हमारे पास एक अचालक परत है, वो कैसी है? अपरिमित है। अब एक बात बताओ, अपरिमित का मतलब क्या हो गया? उसकी लंबाई चौड़ाई कैसी है? अनंत है। तो मैं उसको इस बोर्ड पे कैसे बनाऊंगा? समस्या है। अरे हम उसका एक भाग ले लेते हैं। अपरिमित जो अचालक परत है उसका हम क्या ले लेते हैं? एक भाग ले लेते हैं। माना कि ABCD अपरिमित अचालक परत का एक भाग है। क्या है? ABCD अपरिमित अचालक परत का क्या एक भाग है। ABCD क्या है? अपरिमित अचालक परत थी, उसका एक भाग क्या है? ABCD। अब इसको अपरिमित शो करने के लिए क्या करेंगे हम? इसको ऐसे डैश डैश लाइन से शो कर दो। इसकी लंबाई चौड़ाई को कैसे शो कर दो? डैश डैश लाइन, विच्छिन्न लाइन। हिंदी में, शुद्ध हिंदी में कहो तो D बिंदु है ये, और इसको भी ऐसे शो कर दो। ये कौन सा बिंदु है? C है। अब हमें इसको क्या करना है? क्या लिखा हुआ है? अपरिमित अचालक परत है, तो ये अपरिमित हो गई और अचालक है। समरूप आवेशित, इसको आवेश भी कैसा देना है? समान रूप से आवेशित करना है इसको। तो इसको क्या कर दो? माना कि धनावेश दे देते हैं। तो इसको क्या कर दो? समरूप आवेशित कर दो। आवेश समान रूप से इस पर क्या है? बटा हुआ है। और समान रूप से बटा हुआ है। तो अब एक बात बताओ, यहाँ जो आवेश का वितरण है, मैंने आपको सतत आवेश वितरण एक टॉपिक पढ़ाया था। उस टॉपिक में मैंने आपको 3 प्रकार से बताया था। रेखीय आवेश वितरण या रेखीय आवेश घनत्व तो एक ही बात है। नंबर 2 मैंने बताया था पृष्ठीय आवेश वितरण या पृष्ठीय आवेश घनत्व, ये भी एक ही बात है। और तीसरा मैंने बताया था आयतन आवेश वितरण या आयतन आवेश घनत्व। तो यहाँ आप बताओ कि कौन सा आवेश का वितरण है? बताओ जल्दी। आवेश का कौन सा वितरण है यहाँ? या हम आवेश घनत्व की बात करें तो कौन सा आवेश घनत्व है? पृष्ठीय आवेश घनत्व। क्योंकि यहाँ जो आवेश का वितरण है वो किसके अनुदिश है? अरे एक पृष्ठ के अनुदिश है, और एक क्षेत्रफल के अनुदिश क्या हो रहा है? आवेश वितरित हो रहा है। तो यहाँ कौन सा वितरण होगा? पृष्ठीय आवेश वितरण। तो पृष्ठीय आवेश वितरण को आप कैसे व्यक्त करते हो? सिग्मा से व्यक्त करते हो कि नहीं करते हो? तो सिग्मा युगल क्या हो जाएगा? सिग्मा युगल क्या होता है? Q/S। पढ़ाई कि नहीं पढ़ाया आपने? Q जहाँ क्या है? कुल आवेश है। तो यहाँ आप सिग्मा से व्यक्त करना चाहें तो सिग्मा से व्यक्त कर लो, और नॉर्मल Q रखना चाहें तो नॉर्मली रख लो। मैं यहाँ सिग्मा से व्यक्त कर लेता हूँ। तो सिग्मा Q/S, आप Q/S भी रख सकते हो। तो यहाँ सिग्मा Q/S। तो यहाँ से सिग्मा क्या आ जाएगा? सिग्मा Q क्या आ जाएगा? सिग्मा Q क्या आ जाएगा? सॉरी, सिग्मा Q इक्वल हो जाएगा सिग्मा S। यही तो आएगा। मतलब हमारे पास क्या आ गया? इस परत पर उपस्थित कुल आवेश। अब हमें यहाँ गाउस के नियम का प्रयोग करना है,
और ज्ञात क्या करना है, विद्युत क्षेत्र, क्योंकि हम पढ़ के आ रहे हैं गाउस के अनुप्रयोग। जब हम गाउस के अनुप्रयोग पढ़ रहे हैं तो उसमें जाहिर सी बात है कि हमें गाउस के नियम का प्रयोग करना होगा और हम विद्युत क्षेत्र ज्ञात करेंगे यहाँ। तो विद्युत क्षेत्र ज्ञात करने के लिए आप पहले थ्योरी कैसे लिखोगे, इसकी रट्टा लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। माना ए बी सी डी किसी अपरिमित अचालक परत का एक भाग है। माना ए बी सी डी अपरिमित चालक परत का एक भाग है जिस पर क्यू आवेश समान रूप से क्या हो रहा है, वितरित हो रहा है, या हम ये कह सकते हैं जिसका पृष्ठीय आवेश घनत्व, जिसका पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या है, सिग्मा है। जिसका पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या है, सिग्मा है या नहीं है। अब पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या हो गया, सिग्मा हो गया। अब इस परत के कारण हमें किसी बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। इसे ABCD या आप ये कह सकते हैं इस अपरिमित अचालक परत के कारण हमें किसी बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। तो अब हम विद्युत क्षेत्र ज्ञात करने के लिए आपको पता है कि जब हम गाउस के नियम का उपयोग करते हैं तो हमें एक काल्पनिक बंद पृष्ठ की कल्पना करनी पड़ती है कि नहीं। तो यहाँ भी आपको एक काल्पनिक बंद पृष्ठ की कल्पना करनी है जो इस आकृति को बाउंडेड कर ले, इस आकृति को पूरी तरह घेर ले। अब बताओ ऐसी कौन सी आकृति है जो इसको पूरी तरह प्रबद्ध कर लेगी। दिमाग लगाओ थोड़ा सा, जल्दी बताओ। हमें एक ऐसी आकृति फाइंड आउट करनी है जो इस अपरिमित परत को, ये नहीं है कि ये ABCD हमने एक जो भाग ले लिया है केवल उसी को बाउंडेड कर ले। मैं ये कह रहा हूँ पूरी जो अपरिमित परत को क्या कर ले, घेर ले, बाउंडेड कर ले। तो बताओ ऐसी कौन सी आकृति होगी जो इसको बाउंडेड कर लेगी। मैं यहाँ एक बेलनाकार पृष्ठ ले लेता हूँ जो इसको बाउंडेड कर लेगी। अब समस्या ये कि ये बाउंडेड कैसे करेगी। देखो मैं बताऊँगा आपको कैसे बाउंडेड करेगी है कि मैंने एक बेलनाकार पृष्ठ लिया वो जो दोनों ओर लिया है। किस ओर लिया है, दोनों ओर। एक बेलनाकार पृष्ठ लिया है जो इस परत के किधर लिया है, दोनों ओर लिया है। या इसको आप थोड़ा सा नीचे कर लो। अब समस्या ये आती है कि सर ये दोनों ओर क्यों है। भाई समस्या तो है या नहीं है। वो हर एक समस्या का समाधान भी होता है। अब मैंने इसके दोनों ओर एक बेलनाकार गाउसी पृष्ठ की कल्पना कर ली। दोनों ओर क्या कर ली, बेलनाकार गाउसी पृष्ठ की कल्पना। अब देखो यहाँ मैंने दोनों ओर क्यों की और बेलनाकार क्यों की। प्रश्न दोनों ही बनते हैं कि मैंने दोनों ओर क्यों की और बेलनाकार क्यों की। अब मैं आपसे कहूँ कि इस अपरिमित परत को, आयताकार परत है ये, घेरने के लिए कोई ऐसी आकृति देखो जो इसको पूरी तरह घेर ले, तो क्या हो सकती है। तो वो केवल बेलन ही हो सकता है कि जो इसको क्या कर लेगा, परिबद्ध कर लेगा। या मैं ये कह सकता हूँ कि जैसे एक आयत है, क्या है, आयत। एक डीपली कंसेप्ट है, ये ढंग से समझने की कोशिश करना, बहुत डीप कंसेप्ट है। तो एक आयत है, यहाँ तो ये वर्ग सा लग रहा है थोड़ा सा, या वर्ग ही मान लो, एक वर्ग है। अब इस वर्ग का परिमाप होगा कुछ, फोरे इसका क्या आ जाएगा, परिमाप हो जाएगा। अब इतने ही परिमाप, या मैं कह सकता हूँ मैंने आपको एक रस्सी दी, 5 मीटर रस्सी, और मैंने आपसे कहा कि आप एक ऐसी आकृति बनाइए जो अधिकतम क्षेत्रफल घेर सके। मैंने क्या कहा है कि आपको 5 मीटर रस्सी दी है और आप एक ऐसी आकृति बनाइए जो अधिकतम क्षेत्रफल घेर सके। तो आप कहीं वर्ग बनाओगे, कहीं आयत बना दोगे उससे, क्योंकि आपके पास रस्सी, उसको कैसे घुमा फिरा के आप उसको आकृति बनाने की कोशिश करोगे। तो लेकिन मैं कह रहा हूँ, मैं एक शर्त लगा रहा हूँ कि आपको ऐसी आकृति बनानी है जो अधिकतम क्षेत्रफल घेरे। तो वो आकृति क्या होगी, तो ध्यान रखना वो आकृति वृत्त होती है। क्या होती है, वृत्त। वृत्त हमेशा अधिकतम क्षेत्रफल घेरता है। तो यहाँ भी ये जो आकृति है ना, यहाँ ये कैसी हो गई, वृत्ताकार हो गई। ये भी आकृति कैसी हो गई, वृत्ताकार। दोनों सिरे कैसे हो गए, वृत्ताकार हो गए। अब दोनों सिरे वृत्ताकार हो गए तो ये अपरिमित परत है। तो हम कौन से काम है, हमने भी जो बेलन लिया है वो r त्रिज्या है उसकी, वो r त्रिज्या कैसी है, अपरिमित है। अनंत त्रिज्या का क्या ले लिया हमने, एक बेलन ले लिया।
अब एक बात बताओ, ये भी अपरिमित है, चलो ठीक है, तो ये भी अपरिमित है, लेकिन वृत्त एक ऐसी आकृति है जो अधिकतम क्षेत्रफल घेरती है। उतने ही परिमाप का यदि आयत बना दिया जाए और उतने ही परिमाप का वृत्त बना दिया जाए, दोनों के क्षेत्रफल देखे जाए तो क्षेत्रफल का जो वृत्त है उसका क्षेत्रफल आयत से थोड़ा सा अधिक होगा। इसका मतलब जो वृत्ताकार आकृति है वो इसकी क्षेत्रफल से कुछ प्लस पॉइंट लेके चलेगी नहीं चलेगी। ये अनंत है तो ये भी अनंत है, लेकिन ये वृत्ताकार है तो ये इससे अधिक क्षेत्र घेरेगी। अरे उतनी दूरी में ये कैसा घेरेगी, अधिक क्षेत्र घेरेगी, तो ये इसको कवर करके चलेगी कि नहीं चलेगी। कंसेप्ट समझ में आया कि नहीं? समझ में नहीं आए तो वीडियो को थोड़ा सा बैक कर लेना, फिर दोबारा से समझना। तो ये बात समझ में आ गई कि हाँ वृत्ताकार हो गया, ये सिरे कैसे हो गए वृत्ताकार, त्रिज्या कैसी है आर अनंत हो गई, तो ये इसके साथ कैसे चलेगा, बेलन एकदम ऐसे चलेगा ऊपर की ओर, चलेगा कि नहीं चलेगा, तो ये इससे कैसे चलेगा, प्लस पॉइंट लेके चलेगा, मतलब प्लस होके चलेगा, इस अधिक क्षेत्रफल घेर के चलेगा, तो इसको तो क्या कर लेगा, इस परत को बाउंडेड कर लेगा, परबद्ध कर लेगा। बहुत डीप कंसेप्ट है, अच्छी तरह समझ में आना चाहिए। तो बात समझ में आ गई कि नहीं? अब बात आती है कि सर दोनों तरफ बेलन क्यों माने हैं। देखो दोनों तरफ हमने क्यों माने हैं कि ये परत कैसी है, अचालक। परत कैसी है, अचालक। मैं आपको कह चुका हूँ कूलॉम नियम के महत्वपूर्ण तथ्यों में, चैप्टर फर्स्ट, कूलॉम नियम के महत्वपूर्ण तथ्य चैप्टर फर्स्ट में मैंने आपको बताया है कि कूलॉम बल सुचालक माध्यम में शून्य, कुचालक में, या आप ये कह सकते हो निर्वात में सर्वाधिक, कुचालक माध्यम में उससे कम, और सुचालक माध्यम में शून्य होता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि हम यहाँ फ्लक्स की बात करेंगे, क्योंकि फ्लक्स ही तो देखना है हमें, फ्लक्स के सहारे ही तो हम विद्युत क्षेत्र ज्ञात कर रहे हैं। गाउस का नियम क्या करता है, फ्लक्स ही तो ज्ञात करवाता है, उसके सहारे हम क्या ज्ञात करते हैं, विद्युत क्षेत्र। तो यहाँ हम फ्लक्स की बात करेंगे, तो ये जो अपरिमित अचालक परत है इसके कारण इधर आवेश होगा, उसके कारण उधर भी तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं गुजरेंगी। एक बात बताओ मैं आपको, जैसे ये बॉक्स है, जैसे ये बॉक्स है, अब इसमें ये कैसा है, माना कि अचालक है, वैसे भी अचालक ही है। अब इस अचालक इसको क्या दे दिया जाए, आवेश दे दिया जाए, तो इधर जो आवेश होगा, इधर जो आवेश होगा उसके कारण, जो इधर जो आवेश होगा इसके कारण विद्युत क्षेत्र रेखाएं इधर भी तो होंगी, और इधर आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र रेखाएं इधर भी तो जाएंगी नहीं जाएंगी। यदि सुचालक माध्यम होता तो इधर आवेश के कारण इधर विद्युत क्षेत्र रेखाएं नहीं जा पाती, क्योंकि यहाँ जो बीच में जो माध्यम है वो सुचालक है, यहाँ विद्युत क्षेत्र रेखाएं, यहाँ में कैसे विद्युत क्षेत्र शून्य होगा, कूलॉम बल शून्य होगा। तो सुचालक के अंदर विद्युत क्षेत्र या कूलॉम बल कैसा होता है, शून्य होता है। लेकिन अगर ये अचालक है, तो इधर आवेश इसके कारण विद्युत क्षेत्र रेखाएं इधर भी होंगी और इधर भी होंगी। हाँ वो एक अलग बात है, इधर ज़्यादा संख्या में होंगी, इधर कम होंगी, क्योंकि मैं कह रहा हूँ कि जो कूलॉम बल है वो निर्वात में सर्वाधिक लगता है, कुचालक माध्यम में उससे कम। तो ये कुचालक माध्यम तो थोड़ा सा इधर कम होगी तो जरूर। तो इसका मतलब विद्युत फ्लक्स इधर से भी जाएगा और उधर से भी जाएगा। तो अचालक परत के कारण दोनों तरफ से क्या होगा, विद्युत फ्लक्स होगा। विद्युत फ्लक्स होगा तो हमें दोनों ओर एक गाउसी पृष्ठ की कल्पना करनी पड़ेगी। तो इसलिए हमने इधर भी बेलन ले लिया और इधर भी क्या ले लिया, बेलन ले लिया। अब ये पूरी पृष्ठ को इधर से और उधर से दोनों तरफ से कवर करके चलेगा। बात समझ में आ गई कि नहीं? हाँ ध्यान रखना, मैं नेक्स्ट सुचालक परत की बात करूँगा, चालक परत की बात करूँगा, तो वहाँ ध्यान रखना ये जो भाग है चालक भाग है, तो इधर उपस्थित आवेश के कारण इधर कोई विद्युत क्षेत्र रेखाएं नहीं होंगी, इधर उपस्थित आवेश के कारण इधर कोई विद्युत क्षेत्र रेखाएं नहीं होंगी। तो ध्यान रखना, हम जो बेलनाकार पृष्ठ मानेंगे तो सिंगल मानेंगे, क्योंकि इधर आवेश है तो इसके कारण इधर ही तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं होंगी। बीच में शून्य हो गया कि सुचालक माध्यम होने के कारण कूलॉम बल या विद्युत क्षेत्र कैसा हो गया, शून्य हो गया। तो हम केवल बेलनाकार पृष्ठ की जो कल्पना करेंगे वो केवल एक ही साइड करेंगे, इधर या इधर। हम एक तरफ के बेलनाकार पृष्ठ को हटा देंगे नेक्स्ट डेरिवेशन में। बात समझ में आ गई कि नहीं? अब हम क्या करेंगे कि जो फ्लक्स है, अब ये देखो फ्लक्स कहाँ से गुजर सकता है, इसे बेलनाकार पृष्ठ से फ्लक्स कहाँ से गुजर सकता है। तो देखो एक तो इस पृष्ठ से गुजर सकता है कि नहीं, एक इस पृष्ठ से गुजर सकता है और एक इसके वक्र पृष्ठ से। एक बेलन जो है उसके दोनों सिरों से और एक उसके वक्र पृष्ठ से विद्युत फ्लक्स गुजर सकता है। तो इसका मतलब हमारे पास 3 पृष्ठ हो गए जहाँ से विद्युत फ्लक्स गुजर सकता है। तीनों को अलग अलग डिवाइड कर दो। माना कि हमारे पास इसको S दे दो, इस S1
इसको क्या कह दो, S1 कह दो। ये कौन सा पृष्ठ हो गया, S1 हो गया। ये कौन सा हो जाएगा, S2 हो जाएगा। और ये जो वक्र पृष्ठ है इसको क्या कह दो आप, S3। ये क्या हो जाएगा, S3। आप यहाँ मानना चाहें तो यहाँ मान लेना, यहाँ मानना चाहें तो यहाँ मान लेना, कहीं भी वो वक्र पृष्ठ है पूरा। अब देखो हम यदि इसके अल्पांश की बात करें, इस वाले S1 पृष्ठ के अल्पांश की बात करें, S1 पृष्ठ वाले अल्पांश की, तो अल्पांश का जो क्षेत्रफल सदिश होता है वो उस अल्पांश के सदैव लंबवत होता है। तो इसको क्या कर दो, लंबवत कर दो, तो ds वेक्टर। अब विद्युत क्षेत्र रेखाओं की दिशा देखो, इस धनावेशित परत के कारण क्षेत्र रेखाएं ऐसी तो होंगी, या विद्युत क्षेत्र इधर ही होगा, इसका मतलब ई वेक्टर भी किधर हो जाएगा, इधर ही होगा। होगा कि नहीं होगा, मेरा कहने का मतलब ये है, ई वेक्टर और ds वेक्टर, ई वेक्टर और ds वेक्टर के मध्य कोण कितना है, 0 डिग्री है या नहीं है। अब देख लेते हैं इस वाले पृष्ठ पर, यहाँ भी हम क्या ले लेते हैं, एक अल्पांश ले लेते हैं। अब इस अल्पांश का क्या हो जाएगा, ds वेक्टर, क्षेत्रफल सदिश क्या हो जाएगा, ds वेक्टर। अगर हम बात करें किसकी, विद्युत क्षेत्र की दिशा की, तो विद्युत क्षेत्र धनावेश के कारण इधर ही होगा। अरे ऐसी तो होंगी क्षेत्र रेखाएं, तो किधर हो जाएगा, इधर हो जाएगा। यहाँ भी ई वेक्टर और ds वेक्टर के मध्य कोण थीटा इक्वल 0 डिग्री। अब देखो हमारा प्रश्न बचा है ये तीसरा, हमने ये वाला प्रश्न ले लिया। अब इस पृष्ठ के लंबवत क्षेत्रफल सदिश होगा ds वेक्टर। विद्युत क्षेत्र कहाँ होगा, ई वेक्टर कहाँ होगा, अरे ई वेक्टर की दिशा ये है, तो ये तुम्हारी किसकी दिशा हो गई, ई वेक्टर की। ये क्या हो जाएगा, ई वेक्टर। तो डायग्राम समझ में आ गया कंप्लीटली, क्योंकि ई वेक्टर वो धनावेश कारण इधर ही तो होगा। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि S3 पृष्ठ के लिए, किसके लिए, S3 पृष्ठ के लिए थीटा कितना हो रहा है, 90 डिग्री। S3 पृष्ठ के लिए थीटा कितना हो रहा है, 90 डिग्री। हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अब हम विद्युत कंप्लीटली विद्युत फ्लक्स की बात कर लेते हैं। कुल विद्युत फ्लक्स कितना होगा, किसके नियम से, गाउस के नियम से। तो गाउस के नियम से अगर हम बात करें तो सरफेस क्लोज इंटीग्रल करो या नॉर्मल कर लो यहाँ, तो सरफेस इंटीग्रल ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर इक्वल कितना हो जाएगा, देखो सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये किसका नियम है, गाउस का नियम। गाउस के नियम से, गाउस के नियम से, गाउस के नियम से फाई इक्वल है, ये क्या है, फाई इक्वल ऐसा आपने पढ़ा है, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। अरे फाई इक्वल ऐसा होता है, कहाँ से, गाउस के नियम से। अब देखो यहाँ मैं इसको फाई को उठा देता हूँ, तो आपको पता है फाई इक्वल ही है। अब सिग्मा क्यू की आप क्या रखोगे, इंटीग्रेशन एस ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर इक्वल सिग्मा क्यू की आप क्या रख, सॉरी सिग्मा क्यू की आप क्या रख लोगे, ये भी क्या है, सिग्मा है। आप कहोगे सर ये भी सिग्मा और ये भी सिग्मा, फिजिक्स में दोनों सिम्बलों को सिग्मा ही कहते हैं। तो यहाँ अगर आप इस सिग्मा का यूज नहीं करें तो कोई दिक्कत वाली बात ना नहीं है। ये बोलने में समस्या आ रही है कि सिग्मा सिग्मा, कि दोनों सिग्मा सिग्मा हो रहे हैं। अब जो है तो है, इसमें कौन सी शक वाली बात है। अब देखो सिग्मा की वजह सिग्मा एस अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो हमारा क्या आ गया, सिग्मा एस अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर इक्वल क्या है, सिग्मा एस अपॉन एप्सिलॉन नॉट। लेकिन आपको बताइए किससे है, निर्गत कुल फ्लक्स है। क्या ये, सभी पृष्ठों से निर्गत कुल फ्लक्स, सभी पृष्ठों से निर्गत कुल फ्लक्स है ये। गाउस का नियम क्या कहता है कि जो नेट फ्लक्स होता है उसी की तो बात करता है, कुल फ्लक्स की। लेकिन हम यहाँ देख रहे हैं कि अलग अलग पृष्ठों से फ्लक्स को यदि जोड़ दें तो कुल फ्लक्स आ जाएगा। तो हम इसको क्या करेंगे, ये जो संपूर्ण फ्लक्स है, संपूर्ण बेलन से गुजरने वाला फ्लक्स है, उसको अलग अलग भागों में लिख लेते हैं कि ये कौन सा भाग हो जाएगा। देखो ये दायां भाग है और ये कौन सा भाग है, बायां भाग। तो इसको क्या कहोगे आप, दाएं भाग से निकलने वाला फ्लक्स ये कौन सा हो जाएगा, बायां भाग हो जाएगा। और ये S3 पृष्ठ कौन सा हो जाएगा, वक्र पृष्ठ हो जाएगा। तीनों का आप अलग अलग कह सकते हो कि S1 पृष्ठ बायां भाग है, S2 पृष्ठ दायां भाग है और S3 पृष्ठ
वक्र पृष्ठ है, तो इनसे अलग अलग हम विद्युत फ्लक्स के यहाँ तक लाएंगे, सभी को जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, कुल फ्लक्स आ जाएगा, नेट फ्लक्स आ जाएगा, जो किसके बराबर होगा, ये भी क्या है, नेट फ्लक्स है, इसके बराबर होगा। होगा कि नहीं होगा, तो रख दो अलग अलग करके। तो यहाँ कैसे करोगे, इंटीग्रेशन S1 E वेक्टर डॉट ds वेक्टर प्लस इंटीग्रेशन S2 E वेक्टर डॉट ds वेक्टर प्लस इंटीग्रेशन S3 E वेक्टर डॉट ds वेक्टर इक्वल कुल विद्युत फ्लक्स है वो किसके बराबर, सिग्मा S अपॉन एप्सिलॉन नॉट। होगा कि नहीं होगा, अरे हमने तीनों अलग अलग पृष्ठों से निर्गत फ्लक्स को जोड़ दिया है, वो क्या हो जाएगा, कुल फ्लक्स हो जाएगा। तो कुल फ्लक्स यही तो है, ये कुल फ्लक्स है, ये इन सभी पृष्ठों से निकलने वाले फ्लक्स के योग के बराबर हो जाएगा। बात समझ में आ गई कि नहीं यहाँ तक। अब देखो इसको सॉल्व कर दो, इंटीग्रेशन S1 E ds cos थीटा, अरे डॉट हटेगा तो क्या आएगा, cos आएगा, प्लस इंटीग्रेशन S2 E ds cos थीटा। अब थीटा के मान साथ ही रख लें तो ये इतना लंबा नहीं चलेगा, थीटा का मान यहाँ के बाद में रख लेते हैं, चलो, प्लस S3 E ds इक्वल सिग्मा S अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहाँ कॉस रह गया तो कॉस थीटा इक्वल सिग्मा S अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ थीटा के मान रखो, देखो जल्दी फटाफट देखो चित्र में, S1 दिख रहा है क्या यहाँ तक आपको, देखो S1 थीटा का मान यहाँ S1 पृष्ठ के लिए थीटा कितना है, E ds के मध्य थीटा कितना है, 0 डिग्री, तो यहाँ क्या रखेंगे, cos 0, और cos 0 का मान डायरेक्ट 0 कर दो, सॉरी cos 0 का मान 1 होगा, 90 का मान 0 हो जाएगा यहाँ, तो यहाँ क्या कर दो, E ds cos 0 डिग्री बाद में रख लेना, प्लस इंटीग्रेशन S2 E ds cos 0, अरे S2 पृष्ठ के लिए देखो, S2 पृष्ठ के लिए ds वेक्टर और E वेक्टर के मध्य कोण 0 है, तो यहाँ भी कितना हो जाएगा, 0, प्लस इंटीग्रेशन S3 E ds यहाँ cos 90 होकर के पूरा फैक्टर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यहाँ पूरा फैक्टर क्या हो जाएगा, 0। इसको थोड़ा सा ऊपर लिख देता हूँ, इंटीग्रेशन S3 E ds cos 90 इक्वल सिग्मा S अपॉन एप्सिलॉन नॉट। जल्दी फटाफट स्क्रीनशॉट लो। अब स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखो यहाँ हमें किसके इनके क्या रखने, केवल मान रखने हैं, तो मान रख दो, अरे इसको मिटाना, इससे ही सेकंड डेरिवेशन और हो जाएगा। चलो यहाँ तक मिटा देता हूँ, या आप यहाँ तक मिटा लो। अब देखो यहाँ इसका क्या रख लेते हैं, हम मान रख लेते हैं, तो इंटीग्रेशन इसका कितना हो जाएगा, एक होगा तो इंटीग्रेशन ई डी एस यहाँ कितना हो जाएगा, प्लस इंटीग्रेशन ई डी एस, ये S1 पृष्ठ है, ये S2 पृष्ठ है, ई डी एस इसका मान कितना हो गया, 0 हो गया, बचा क्या, इक्वल सिग्मा S अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये तो बचा। अब एक बात बताओ, ये दोनों जो पृष्ठ हैं समान दूरी पर है या नहीं है, समान दूरी पर है, तो निर्गत फ्लक्स भी कैसा होगा, समान होगा। समान होगा तो यहाँ इन दोनों का दुगना कर देंगे हम, अरे S1 इक्वल S2 होगा, अरे दोनों का क्षेत्रफल कैसा होगा, समान होगा, दूरी भी कैसी है, समान है, क्षेत्रफल समान, दूरी भी समान, तो निर्गत फ्लक्स भी समान होगा। निर्गत फ्लक्स समान है तो इसका मतलब इनका दुगना हो जाएगा, तो क्या कर दो, यहाँ ई को बाहर ले लेता हूँ मैं, साथ ही शॉर्ट कर रहा हूँ, ई इंटीग्रेशन डी एस इक्वल सिग्मा S अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहाँ तक बात समझ में आ गई कि नहीं, अरे ये दोनों का दुगना हो गया और ई यहाँ से समाकलन से बाहर आ गया, और बाहर आ गया, बचा क्या, इंटीग्रेशन डी एस, तो यहाँ क्या हो जाएगा 2e, और इंटीग्रेशन dx क्या होता है, x होता है, अरे आपने 11 तो खूब मैंने समाकलन कराए हैं आपको, तो इंटीग्रेशन dx x होता है, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, s हो जाएगा, इंटीग्रेशन ds क्या हो जाएगा, s हो जाएगा, इक्वल सिग्मा S अपॉन एप्सिलॉन नॉट। हुआ कि नहीं हुआ।
अब देखो एस से एस कट गया, अरे क्षेत्रफल से क्षेत्रफल कट गया, तो एस से एस क्या कर दो, काट दो, तो ई इक्वल क्या बचेगा यहाँ से सिग्मा, देखो ई इक्वल 2 को भी नीचे भेज देता हूँ, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। हमारे पास ये क्या आ गया, विद्युत क्षेत्र। या आप सदिश रूप में लिखना चाहोगे तो क्या लिखोगे, ई वेक्टर इक्वल, अब सदिश रूप के लिए आप क्या करोगे, यहाँ केवल एन कैप लगाना है आपको, क्या लगाना है, एन कैप। एन कैप जहाँ क्या है, एकांक सदिश जो विद्युत क्षेत्रीय दिशा को व्यक्त करेगा, तो यहाँ क्या लगा दो, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट एन कैप। ये कौन सा फॉर्मेशन हो गया, सदिश फॉर्मेशन। तो ई वेक्टर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट एन कैप, ये सदिश रूप में हो जाएगा। तो डेरिवेशन समझ में आ गया कि नहीं, स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लो। अब बात कर लेते हैं हम सेकंड डेरिवेशन की। देखो मैं इसी में से सेट करूंगा। पहला जो मामला है मेरे यहाँ से यहाँ तक जो मैंने मिटाया है उसको आप रिवाइज कर लो, पहले स्क्रीनशॉट में से रिवाइज कर लो, एज इट रहेगा, सेम रहेगा। देखो अंतर कहाँ आएगा, ये डेरिवेशन कंप्लीट हो गया। अपरिमित समरूप आवेशित अचालक परत के कारण विद्युत क्षेत्र कितना आ गया, ई इक्वल सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ई इक्वल कितना आ गया, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। सदिश रूप में ई वेक्टर इक्वल सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट एन कैप। एन कैप आपकी समस्या है, एन कैप एकांक सदिश है जो विद्युत क्षेत्रीय दिशा को व्यक्त कर रहा है। समस्या सॉल्व हो गई। अब देखो, अब बात कर लेते हैं हम किसकी, तीसरा एप्लीकेशन का। उसका तीसरा एप्लीकेशन क्या है, अपरिमित समरूप आवेशित अचालक परत की क्या कर दो, चालक कर दो, आ को हटा दो। देखो मैं कितने शॉर्ट ट्रिक से बता रहा हूँ आपको, बिल्कुल ज़्यादा रट्टा लगाने की जरूरत ही नहीं है, और फिजिक्स रट्टा लगाने की होती भी नहीं है। तो आवेशित चालक परत के कारण विद्युत क्षेत्र। अब चालक परत हो गई, मैं अभी जस्ट पहले मैंने आपको बताया था, जैसे ये चालक परत है तो इधर आवेश है, इधर विद्युत क्षेत्र रेखाएं होंगी आपकी तरफ ऐसे, इधर विद्युत क्षेत्र रेखाएं हो गई, लेकिन बीच में कूलम बल का मान शून्य हो गया। मैंने फर्स्ट चैप्टर में आपको पढ़ाया था, कूलम बल का मान शून्य कब होगा, जब विद्युत क्षेत्र रेखाएं शून्य होंगी। तो विद्युत फ्लक्स इधर आवेश है, इधर के कारण इधर ही होगा, न कि इधर। जब इधर नहीं होगा और ना इधर आवेश के कारण इधर विद्युत फ्लक्स होगा, तो इसका मतलब हमारा जो संबद्ध फ्लक्स होगा वो केवल एक प्रति कारण एक दिशी हो गया, केवल एक दिशा में रह गया कि नहीं रह गया। इधर उपस्थित आवेश के कारण इधर फ्लक्स नहीं है, इधर उपस्थित आवेश के कारण इधर फ्लक्स नहीं है। तो कुल मिला के हम जो चालक परत लेंगे उसमें ये जो 2 बेलनाकार पृष्ठ दिए थे, एक इधर भी लिया था और इधर भी लिया था, इसको एक को हटा दो, तो एक का इसमें ये 2 हाथ है, इसमें से एक हाथ को काट दो, आप ऐसे मान लो। तो हमने इसको क्या कर दिया, हटा दिया। परत कौन सी है, ये चालक है। कैसी परत है, चालक। अब इसको थोड़ा सा 3D में शो इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि चालक परत है, तो चालक परत है तो अंदर एक पृष्ठ इसमें बनेगा। इसको किस में शो कर दो, एक लगभग 3D जैसा लगे त्रिविम में। इसकी क्या बन गई, 3D इमेज बन गई। हाँ वैसे ये इतना ही बहुत है, ज़्यादा सुंदर बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो अब इसमें जो हमने एक दिशा में क्या बना लिया, गॉसीय बेलनाकार पृष्ठ बना लिया। कारण समझ में आ गया कि हमने इसको एक दिशा में क्यों बनाया है। अब यहाँ बात करें ई वेक्टर की, तो ई वेक्टर कितना हो जाएगा, 0 होगा कि नहीं होगा। अरे इसके अंदर ई वेक्टर 0 होगा और डी एस वेक्टर तो है ही, क्योंकि ये क्या है, डी एस वेक्टर, और इसके अंदर जो ई वेक्टर है वो कैसा हो जाएगा, 0 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा। अब देखो यहाँ ये पृष्ठ कौन सा था, S1, और ये पृष्ठ तीसरा वक्र पृष्ठ था, ये कौन सा था, S3। डी एस वेक्टर और ये क्या हो जाएगा, ई वेक्टर। चित्र वही है, वहाँ में तीसरा पृष्ठ S3 वो इधर ले लिया था, उसको इधर भी ले सकते हैं, एक ही बात है, चाहे उधर इधर ले लो या इधर ले लो, कहीं भी वो तो वक्र पृष्ठ है। तो यहाँ भी ये वक्र पृष्ठ S3 वही है, ये कुछ अंतर नहीं है इसमें। तो ई वेक्टर की दिशा क्या हो जाएगी, अरे धनावेश कारण ऐसी तो क्षेत्र रेखाएं जाएंगी, तो बाहर की ओर क्या हो जाएगा, विद्युत क्षेत्र हो जाएगा। तो यहाँ ई वेक्टर दिशा ही हो गई और डी एस वेक्टर ही हो गया S3 पृष्ठ वक्र पृष्ठ के लिए। अब इसके अंदर एक ये जो पृष्ठ है इसमें विद्युत क्षेत्र ई वेक्टर का मान 0 होगा, कारण परत चालक है, और चालक परत में कूलम बल 0 होता है, विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या 0 होगी, तभी तो कूलम बल 0 होगा। तो कुल मिला के यहाँ कैसा होता है,
विद्युत बल शून्य होता है, विद्युत क्षेत्र का शून्य होती है, फ्लक्स का मान शून्य होता है। तो यहाँ देखो अंतर कहाँ आएगा, जो ये S1 पृष्ठ है, S1 पृष्ठ cos थीटा 0, S1 पृष्ठ के लिए E का मान क्या हो जाएगा, ये तो 0 रखने की जरूरत नहीं, ये टोटल फैक्ट्री क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ जो E का मान है, E का मान है वो क्या है 0 है। S1 पृष्ठ के लिए E क्या है 0। अरे S1 पृष्ठ के लिए E क्या है 0, क्योंकि S1 पृष्ठ कहाँ है, उस परत के अंदर। S1 पृष्ठ कहाँ है, उस परत के अंदर। वो परत चालक है और चालक परत है, तो अंदर विद्युत फ्लक्स शून्य होता है। और विद्युत फ्लक्स शून्य कब होगा, जब विद्युत क्षेत्र शून्य होगा। तो ई वेक्टर इक्वल 0। तो यहाँ हम ई वेक्टर का मान क्या रख देंगे 0 रख देंगे। तो cos थीटा 0 करने की तो कोई ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि ई वेक्टर 0 हो रहा है। तो यहाँ तक कहानी बढ़ाओ ही मत। तो यहाँ से ई वेक्टर इक्वल क्या हो जाएगा S1 0 ds वेक्टर, ये क्या हो गया 0 रख दो इसको डायरेक्ट, समझ में आ गया कि नहीं। इसको 0 कर दिया, ये पहले से ही बेचारा 0 है। अरे cos 90 के कारण क्या है 0 है, ये 0 हो गया, ये 0 हमने अब कर दिया है, क्योंकि ये वेक्टर अंदर 0 इसलिए। तो बचा कौन सा फैक्टर, केवल ये फैक्टर बचा। तो ये फैक्टर बचा तो इसको क्या कर दो हटा दो, केवल एक ही तो बचा, तो इसको S से व्यक्त कर लो, केवल अकेला रह गया है। तो अब इसको 2 को क्या ये दुगना हो गया, तो इसको 2 को क्या कर दो मिटा दो, यहाँ भी 2 को क्या कर दो मिटा दो, यहाँ भी 2 को क्या कर दो मिटा दो, यहाँ भी 2 को क्या कर दो मिटा दो। ये आपका तीसरा एप्लीकेशन हो गया। तीसरा एप्लीकेशन क्या है, अपरिमित समरूप आवेशित चालक परत के कारण विद्युत क्षेत्र। ये बहुत ट्रिक से हुआ है, शानदार ट्रिक से हुआ है, कुछ भी नहीं है। ये इसका क्या हो जाएगा, ये इसका दुगना हो जाएगा, क्योंकि यहाँ 2 हटा दिया हमने। हटा क्यों, क्योंकि ये भी फैक्टर क्या हो गया 0, ई वेक्टर 0 होने के कारण ये वाला फैक्टर क्या हो गया 0 हो गया। हो गया कि नहीं हो गया। जब ये 0 हो गया, ये 90 डिग्री के कारण 0 हो गया, cos 90 है, तो ये भी क्या हो गया 0। तो ये दोनों कैसे हो गए 0, अकेला यही तो बचा। तो दुगने जो दुगना हो रहा था यहाँ, तो उसको 2 को हटा दिया, बस 2 को हटा दो प्रत्येक जगह से। आप यहाँ तक पहुँच गए। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये डेरिवेशन बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। तो आप ये दोनों हर साल एक न एक कोई ना कोई एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप इसको अच्छे से कर लेना। स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लो।